तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्ज़ाम यानी कि TEE पर। आइए सभी हमारे साथ जुड़ जाइए। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी रोज़ क्लास सुबह 10 बजे होती है, जो कि हमारी सामान्य ज्ञान की क्लास होती है। और हमारी क्लास के साथ आप लोग जुड़ते रहिए, आपको और क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं, आप लोग उनके साथ भी जुड़ेंगे। धीरे धीरे आपको सारी क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएंगी और आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। तो चलिए अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए आगे बढ़ते हैं। आप सभी ने प्रीवियस ईयर पेपर डाउनलोड कर लिए होंगे, जिसने नहीं किए हैं वो लोग कर लें, जिससे इनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ते हुए कल जहाँ से हमने क्वेश्चंस को छोड़ा था, आज हम वहीं से क्वेश्चंस को लेंगे। तो कल हमने 25 क्वेश्चंस कर लिए थे, आज हमारा 26 क्वेश्चन है। 26 में हमसे पूछा है, किसी जल विद्युत शक्ति केंद्र में ऊर्जा का चरम स्रोत है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा जल की विद्युत रासायनिक ऊर्जा, बी हो जाएगा हमारा सौर ऊर्जा, सी हो जाएगा हमारा जल की स्थितिज ऊर्जा, डी हो जाएगा हमारी जल की गतिज ऊर्जा। तो हमसे पूछा गया है, जो विद्युत शक्ति केंद्र होता है उसका जो ऊर्जा चरम स्रोत है वो कौन सा है, मतलब जब सबसे ज़्यादा ऊर्जा वो किससे प्राप्त करता है। ठीक है, तो ऊर्जा का चरम स्रोत कौन सा है ये पूछा है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा सौर ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है, चरम स्रोत क्या हो जाएगा हमारा सौर ऊर्जा हो जाएगा। सौर ऊर्जा क्या होता है, उसे मूलभूत ऊर्जा का की आवश्यकता जो है पूरी करता है। ठीक है, ऊर्जा का उत्पादन करता है। ठीक है, तो बी हमारा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है। 27 में हमसे पूछा गया है, लोकसभा का पहला अध्यक्ष था। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा जीवी मावलंकर, बी हो जाएगा हमारा एस राधाकृष्णन, सी हो जाएगा हमारा एम अनंत शन्नम आर्यगर, ठीक है, और डी हो जाएगा हमारा सरदार हुकम सिंह। ठीक है, तो पूछा गया हमारा जो लोकसभा है उसका पहला अध्यक्ष कौन था। ठीक है, ये पूछा गया हमसे। तो क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा जीवी मावलंकर। ठीक है, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका पूरा नाम क्या होता है, गणेश वासुदेव मावलंकर पूरा नाम इनका। और ऐसे भी लिखा मिल सकता है, वैसे भी लिखा मिल सकता है। ठीक है, ये क्या थे हमारे पहले क्या थे, लोकसभा के अध्यक्ष थे। ठीक है, ये जो है 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहे थे। कब तक, किस टाइम से किस टाइम तक, मतलब 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक इनका टाइम पीरियड चला था। ठीक है, इतने टाइम तक क्या रहे थे, ये लोकसभा के अध्यक्ष रहे थे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है हमारा। 28 में हमसे पूछा गया है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मुख्यतः निर्माण करता था। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा चरम पदार्थ, बी हो जाएगा हमारा भारी पानी का, सी हो जाएगा हमारा पेट्रोकेमिकल का, और डी हो जाएगा हमारा उर्वरक का। तो हमसे पूछा गया है कि जो यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड है वो किसका उत्पादन या फिर किसका निर्माण करता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसका उत्पादन करता है, पेट्रोकेमिकल का। ठीक है, किसका उत्पादन करता है, पेट्रोकेमिकल का। ठीक है, तो क्या क्या इसमें आ जाएगा, जैसे बैटरी के औद्योगिक रसायन आ जाएंगे, कीटनाशक पदार्थ आ जाएंगे, ठीक है, वेल्डिंग उपकरण आ जाएंगे, प्लास्टिक उत्पाद आ जाएंगे। ठीक है, इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं उनका उत्पादन कहाँ होता है, यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड में। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है हमारा। 29 में हमसे पूछा गया है, बैक्टीरिया में पाया जाने वाले प्रकाश संश्लेषी आशय कहलाता है। प्रकाश संश्लेषी मतलब क्या, बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा श्वसनशूल, बी हो जाएगा हमारा मध्यकाय, सी हो जाएगा हमारा वर्णकी लवक, ठीक है, और डी हो जाएगा हमारा जीनधर। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि बैक्टीरिया में क्या पाया जाता है। ठीक, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या पाया जाता है, वर्णकी लवक पाए जाते हैं। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या पाया जाता है, वर्णकी लवक पाए जाते हैं। ठीक है, जो क्या होते हैं, प्रकाश को परावर्तित को मतलब जो प्रकाश से परावर्तित कोशिकाएं होती हैं उनमें पाए जाते हैं। ठीक, क्या पाए जाते हैं, वर्णकी लवक। बैक्टीरिया में जो प्रकाश से परावर्तित कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में क्या पाए जाते हैं, वर्णकी लवक पाए जाते हैं। ठीक, जो उनकी त्वचा और आंखों के रंग को निर्धारित करते हैं। ठीक, तो ऑप्शन जो है हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। 30 में हमसे पूछा गया है, निम्न अर्थशास्त्रियों में से आप आंशिक विश्लेषण का मास्टर किसे मानते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा लियोनेल राविंज को, बी हो जाएगा लेओन्स बालरस को, सी हो जाएगा हमारा अल्फ्रेड मार्शल को,
और डी हो जाएगा J.M. किंज को। ठीक है, तो हमसे पूछा गया अर्थशास्त्रियों में आप आंशिक विश्लेषण का जो है मास्टर किसे मानते हैं। ठीक है, तो जो ऑप्शन हो जाएगा हमारा वो हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसको? अल्फ्रेड मार्शल को माना जाता है। अर्थशास्त्रियों का जो मास्टर माना जाता है वो किसको माना जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को। ठीक है, ठीक, सबसे ज़्यादा जो है इन्होंने क्या किया था, कृतियाँ भी लिखी थी कई। ठीक है, पुस्तकें भी लिखी थी। तो इस तरीके से इनको क्या माना जाता है? अल्फ्रेड मार्शल को क्या माना जाता है? अर्थशास्त्रियों का मास्टर माना जाता है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा। 31 में हमसे पूछा गया है किसी वाहन के दृश्यदर्शी दर्पण में किस प्रकार का दर्पण प्रयोग किया जाता है। हमसे पूछा गया है कि कोई भी वाहन होता है तो उसमें जो देखने वाला जो दर्पण लगा होता है, देखने वाला जो शीशा लगा होता है, उसमें किस प्रकार का शीशा प्रयोग किया जाता है। आप सभी जानते होंगे शीशे किस मतलब दो तरीके के होते हैं। लेंस जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। कैसे? एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। तो उसमें ये पूछा गया है कि हमसे किस तरीके का जो लेंस है वो दृश्यदर्शी दर्पण में प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा हमारा परवलयिक दर्पण, दूसरा ऑप्शन हो जाएगा उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा समतल दर्पण और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हमारा अवतल दर्पण। तो हमसे किसी भी वाहन की बात की गई, जैसे हम बाइक को ही ले लेते हैं, तो क्या होता है उसका जो दृश्यदर्शी दर्पण होता है वो क्या होता है? उत्तल दर्पण होता है। इसमें कैसा दर्पण प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। उत्तल दर्पण जो होता है वो कैसा होता है? उसकी जो सतह होती है, उभरी हुई जो सतह होती है, परावर्तक जो सतह होती है वो उभरी हुई होती है। ठीक है, और जो वैसी सतह होती है वो पतली होती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम उस दर्पण की पहचान कर सकते हैं। तो ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी दर्पण को हम क्या कह सकते हैं? अपसारी दर्पण भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? अपसारी दर्पण भी कह सकते हैं। अपसारी। ठीक है, इसकी क्या होती है? जो परावर्तक सतह होती है वो उभरी हुई होती है। इस तरीके से क्या करते हैं? हम पहचान कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। 32 में हमसे पूछा गया है प्रतिभा पलायन का कारण है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा सामाजिक आर्थिक अस्थिरता, बी हो जाएगा हमारा मूल देश में प्रतिभा की मान्यता ना होना, सी हो जाएगा हमारा उच्च जीवन स्तरों का आकर्षण, डी हो जाएगा हमारा रोजगार के अवसरों की कमी। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन जो है सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्च जीवन स्तरों का आकर्षण। ठीक है, क्या कहलाता है? प्रतिभा पलायन, उच्च जीवन स्तरों का आकर्षण। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है हमारा। 33 में हमसे पूछा गया है हम पृथ्वी के पृष्ठ पर सूर्य का प्रकाश प्राप्त करते हैं, ये प्रकाश के किस प्रकार के किरण पुंज है। ऑप्शन ए हो जाएगा अपसारी हैं, बी हो जाएगा हमारा बेतरतीब हैं, सी हो जाएगा हमारा समांतर हैं, डी हो जाएगा हमारा अभिसारी हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा जो समांतर है। ठीक है, पृथ्वी के जो पृष्ठ होते हैं, पृष्ठ पर जो सूर्य का प्रकाश जो है समांतर मतलब एक ही दिशा में, मतलब बिल्कुल सीधा सीधा समांतर प्रकाश कुंज प्राप्त होता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? समांतर ठीक हो जाएगा एकदम, मतलब सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है हमारा। 34 में हमसे पूछा गया है पुस्तक पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट का लेखक कौन है। ठीक है, ये जो पुस्तक है बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट, इसके लेखक पूछे गए हैं हमसे कौन है। ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा MJ अकबर, बी हो जाएगा खुर्रम इकबाल, सी हो जाएगा हमारा महिला लोधी और डी हो जाएगा हमारा आमिर मीर। ठीक, तो इस पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? हमारा महिला लोधी। ठीक है, कौन हो जाएंगे? महिला लोधी। बियॉन्ड द क्राइसिस स्टेट के लेखक कौन हो जाएंगे? हमारे महिला लोधी हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा। 35 में हमसे पूछा गया है सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह है। ये तो सभी को पता होगा कि सौर मंडल जो है उसमें कुल ग्रह कितने हैं और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो क्या पूछा गया है हमसे? सबसे बड़ा पूछा गया है। तो सबसे बड़ा क्या होता है हमारा? ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा यूरेनस, बी हो जाएगा हमारा शुक्र, सी हो जाएगा हमारा बृहस्पति और डी हो जाएगा हमारा शनि। तो क्या हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जो सौर मंडल है वहाँ का जो सबसे बड़ा ग्रह हो जाएगा वो हमारा बृहस्पति होता है। कौन सा होता है? बृहस्पति होता है। और ये सबसे भारी ग्रह भी होता है। ठीक है, सबसे भारी ग्रह पूछा जाएगा तो भी हमारा बृहस्पति हो जाएगा, सबसे बड़ा ग्रह पूछा जाएगा तो भी हमारा बृहस्पति ही हो जाएगा। और अगर इसका परिक्रमण काल पूछते हैं, परिक्रमण काल की बात करते हैं, तो ये कितने दिनों में परिक्रमा करता है? तो 11 वर्ष 315 दिन 1 घंटे में। ठीक है, कितना टाइम लेता है? 11 वर्ष
315 दिन मतलब डे, और 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा इतना टाइम लेता है परिक्रमा को पूरा करने में, ठीक है। और ये सबसे भारी ग्रह भी हो जाएगा हमारा, सबसे बड़ा ग्रह भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, ये जो है अपनी अक्ष पर क्या है, घूर्णन गति सर्वाधिक करता है, अपनी अक्ष पर सबसे ज़्यादा घूमने वाला ग्रह भी बृहस्पति ही हो जाएगा। तो मतलब एक ग्रह से कितने सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ। 36 में हमसे पूछा गया है, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं, मतलब जनसंख्या का जो अध्ययन है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा जल विज्ञान, बी हो जाएगा हमारा जनाकिकी, सी हो जाएगा हमारा जलवायु विज्ञान, और डी हो जाएगा हमारा सेल विज्ञान। तो जो जनसंख्या का जो अध्ययन कहलाता है वो क्या कहलाता है, हमारा जनाकिकी कहलाता है। क्या कहलाता है, जनाकिकी, यानी कि ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या कहलाता है, डेमोग्राफी, ठीक। अगर इंग्लिश में आता है तो हम इसको बोलते हैं डेमोग्राफी, और अगर हिंदी में आता है तो हम इसे बोलते हैं जनाकिकी। ज़्यादातर हिंदी में ही पूछे जाते हैं क्योंकि वो थोड़ा टफ पढ़ते हैं, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, जनाकिकी, और वैसे क्या बोलते हैं, डेमोग्राफी, ठीक है। तो इंग्लिश के वर्ड अगर आपको पता है तो आप आसानी से निकाल लेंगे। तो अगर हम इंग्लिश के वर्ड याद कर लेते हैं तो हमें ईजिली क्या होता है, ऑप्शन कट करने में आसानी हो जाती है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डेमोग्राफी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। 37 में हमसे पूछा गया है, यह विनिर्दिष्ट करने का अधिकार किसके पास है कि किन जातियों को अनुसूचित जातियां माना जाएगा। मतलब यह निर्धारित करने का जो अधिकार है वो किसके पास है कि ये जातियां जो हैं अनुसूचित में रखी जाएंगी और ये जातियां दूसरे में रखी जाएंगी, मतलब अनुसूचित जाति में रखी जाएंगी या फिर अनुसूचित जनजाति में रखी जाएंगी, ये जो है निर्धारित कौन करता है। तो ये हमसे पूछा गया है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा राज्यपाल, बी हो जाएगा हमारा अनुसूचित जातियों और जनजातियों के आयुक्त, सी हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री, डी हो जाएगा हमारा राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये जो है निर्धारित कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति ही निर्धारित करेगा कि कौन सी जाति है वो अनुसूचित में रखी जाती है और कौन सी जाति है वो अनुसूचित जनजाति में रखी जाएगी। तो ये जो है किसके द्वारा निर्धारित होता है, राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। और इसका अनुच्छेद कौन सा है, 338(1), ठीक है, या फिर का, ठीक है। 338 का में ये बोला गया है कि राष्ट्रपति निर्धारित करेगा कि कौन सी जाति अनुसूचित में रखी जाएगी या फिर कौन सी जाति अनुसूचित जनजाति में रखी जाएगी। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 38 है। 38 में हमसे पूछा गया है, वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा ब्राह्मण, बी हो जाएगा हमारा संहिताएं, सी हो जाएगा हमारा उपनिषद, डी हो जाएगा हमारा आरण्यक, ठीक। तो क्या हो जाएगा हमारा वैदिक कविताओं का गद्य संग्रह क्या कहलाता है, हमारा ब्राह्मण कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्राह्मण कहलाता है। तो ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जैसे वेदों के बारे में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते, वेद कितने हैं, ठीक है, वेदों के क्या नाम, कितने उपनिषद हैं, या फिर वेदों के क्या नाम, कितने संकलित, मतलब कितने संकलित किया गया है, या फिर कितने मंत्र हैं। इस तरीके से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वेद त्रयी किसे बोलते हैं, इस तरीके के काफ़ी क्वेश्चंस हमसे वेद से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो वेदों के बारे में भी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो मुख्य वेद कितने, मतलब कुल वेद कितने हैं हमारे, 4 वेद हो जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से हमारा जो वैदिक कविताओं का जो संग्रह है वो किस में रखा जाता है, ब्राह्मण, ठीक है। संग्रह क्या है, ब्राह्मण। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 है हमारा। 39 में हमसे पूछा गया है, चाइना मैन किस खेल से संबंधित है। चाइना मैन किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा क्रिकेट, ऑप्शन बी हो जाएगा हमारा रग्बी। बाकी 2 ऑप्शंस नीचे कट गए हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हमारा जो आंसर है वो इसी में मिल जा रहा है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, क्रिकेट हो जाएगा। चाइना मैन क्या है, क्रिकेट से संबंधित है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 है हमारा। 40 में हमसे पूछा गया है, आर्यों के आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। ऑप्शन ए हो जाएगा जैकोबी, बी हो जाएगा हमारा पारजिस्टर, सी हो जाएगा हमारा AC दास, डी हो जाएगा हमारा BG तिलक। तो क्या हो जाएगा हमारा, हमसे ये पूछा गया है कि आर्यों का जो आर्कटिक होम है उसका सिद्धांत किसने दिया था, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। किसने दिया था, BG तिलक, यानी कि बाल गंगाधर तिलक। क्या हो जाएगा हमारा, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने क्या किया था, आर्यों के
आर्टिक होम का सिद्धांत दिया था या फिर पक्ष लिया था। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है हमारा। 41 में हमसे पूछा गया है गेहूं, जौ, नींबू, नारंगी, राई और बाजरा संबंधित है, मतलब ये किससे संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा 4 पादप परिवारों से, बी हो जाएगा हमारा एक ही पादप परिवार से, सी हो जाएगा हमारा 2 पादप परिवारों से, डी हो जाएगा हमारा 3 पादप परिवारों से। मतलब इसको किस परिवार में सम्मिलित किया गया है, किस में रखा गया है। तो क्या हो जाएगा हमारा गेहूं, जौ, राई तथा बाजरा जो है वो किस में रखे गए हैं, ग्रेन परिवार, किसमें, ग्रेन पादप परिवार भी बोला जाता है इसको। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पादप परिवार, यानी कि तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 4 पादप परिवारों से संबंधित है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। 42 में हमसे पूछा गया है रेबीज क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा कृमि जनित रोग, बी हो जाएगा हमारा विषाणु जनित रोग, सी हो जाएगा हमारा जीवाणु जनित रोग और डी हो जाएगा हमारा प्रोटोजोन रोग। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, रेबीज हमसे पूछा गया है। तो रेबीज क्या होता है हमारा, विषाणु जनित रोग। ठीक है, रेबीज किससे फैलता है, विषाणु से फैलता है। तो विषाणु जनित रोग हमारा हो जाएगा, जो क्या होते हैं, बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विषाणु जनित रोग क्या होते हैं, वो जो कि तंत्रिका तंत्र को संक्रमित कर देते हैं। ठीक है, विषाणु द्वारा क्या करते हैं, तंत्रिका तंत्र को संबंधित कर मतलब क्या करते हैं, संक्रमित कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कोई भी रोग हुआ जो मतलब विषाणुओं द्वारा फैलते हैं वो हमारे अंदर फैल जाते हैं, मतलब हमारे शरीर तक पहुंच जाते हैं। तो हमारा तंत्रिका तंत्र जो है जब संक्रमित हो जाएगा तो हम स्वस्थ कैसे रह पाएंगे, तो हमारी कोई भी जो क्रिया होगी वो सही नहीं हो पाएगी। तो इस चक्कर में क्या हो जाता है, हम बीमार हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विषाणु जनित रोग द्वारा फैलता है रेबीज। ठीक है, और अगर पूछा जाए किसके मतलब द्वारा फैलता है, तो क्या हो जाएगा, कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी, ऐसे मतलब जानवरों के क्या है पास में आने जाने से या फिर उनके आसपास रहने से क्या होता है, विशेषकर फैल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारा। 43 में हमसे पूछा गया है तपेदिक कैसे फैलती है। तपेदिक मतलब किसके द्वारा फैलती है, तो यह हमारा ए हो जाएगा बिंदु संचरण से, बी हो जाएगा हमारा रक्त संक्रमण से, सी हो जाएगा हमारा संदूषित पानी से, डी हो जाएगा हमारे यौन संपर्क से। तो क्या पूछा गया हमारा, तपेदिक जो है वो कैसे फैलता है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कैसे फैला है, बिंदुक संचरण से। ठीक है, कैसे फैलती है, बिंदुक संचरण से। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा। 44 में हमसे पूछा गया है प्रतिरक्षी मुख्यतः किससे संश्लेषित होते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा मेगा कार्योसाइट से, बी हो जाएगा हमारा मोनोसाइट से, सी हो जाएगा हमारा लिम्फोसाइट से, डी हो जाएगा हमारा हिस्टियोसाइट से। ठीक है, तो क्या पूछा गया है, प्रतिरक्षी जो है मुख्यतः किससे संश्लेषित होते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, ये लिम्फोसाइट से संबंधित होते हैं, मतलब लिम्फोसाइट से संश्लेषित होते हैं। ठीक है, ये होता क्या है वैसे, तो प्रतिरक्षी क्या होते हैं, श्वेत रक्त कोशिकाएं होती हैं, मतलब WBC जो होती है उनका 30% भाग होता है। ठीक है, 30% भाग होता है, उसके कारण जो प्रतिरक्षी कोशिकाएं होती है, जो प्रतिरक्षी तंत्र होता है पूर्ण भूमिका का निर्वहन करता है। मतलब उसकी जो भूमिका होती है, शरीर में जो भूमिका होती है प्रतिरक्षी तंत्र की, वो किसके कारण मतलब किसका निर्वहन करती है, WBC का 30% भाग जो होती है वो लिम्फोसाइट के द्वारा संश्लेषित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारा। 45 में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलनीय है। ऑप्शन ए हो जाएगा केला, बी हो जाएगा सेब, सी हो जाएगा हमारा सहतूत, डी हो जाएगा हमारा स्ट्रॉबेरी। हमसे पूछा गया कौन सा फल है जो अनिषेक फलनीय है। ठीक है, तो अनिषेक फलनीय का मतलब होता है वह फल जिसमें बीज ना पाए जाते हों। ठीक है, वह फल जिसमें बीज ना पाए जाते हों। तो क्या हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी कि केला। ठीक है, केला जो है वो अनिषेक फलनीय है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है हमारा। 46 में पूछा गया है विषाणु क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा कोशीय, बी हो जाएगा हमारा अकोशीय, सी हो जाएगा हमारा एक कोशिकीय, डी हो जाएगा हमारा बहुकोशीय। ठीक है, तो क्या पूछा गया, विषाणु क्या होता है हमारा, अकोशीय होता है। ठीक है,
विषाणु क्या होता है, अकोशीय होता है। विषाणु बहुत छोटा होता है, ठीक है, परजीवी होता है, अकोशीय होता है, ऐसे करके अलग अलग तरीके से भी पूछ सकते हैं। अभी पूछा है विषाणु क्या होता है, तो ऑप्शन में दिया है अकोशीय का भी दे सकते हैं, अति सूक्ष्म का भी दे सकते हैं, परजीवी, तो इस तरीके के सारे ऑप्शन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो विषाणु क्या होता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है, ठीक है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होती है विषाणु, ठीक है। इसको क्या 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 बोलते हैं, परजीवी भी होता है, अकोशीय भी होता है, और न्यूक्लियो प्रोटीन के कण भी होते हैं, कण भी कहा जाता है, और अति सूक्ष्म भी होते हैं, यानी कि तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है। 47 में हमसे पूछा गया है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिए थे। ऑप्शन ए हो जाएगा गुप्त वंश, बी हो जाएगा पाल वंश, सी हो जाएगा हमारा राष्ट्रकूट, डी हो जाएगा प्रतिहार, ठीक है। तो ऐसा कौन था, कौन सा शासन था, कौन सा शासक था जिसके द्वारा क्या है, मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा ग्राम मतलब दान में दिए गए थे, अनुदान में दिए गए थे। तो क्या हो जाएगा हमारा गुप्त वंश, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गुप्त वंश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 है हमारा। 48 में हमसे पूछा गया है, रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है। ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा एंगस्ट्रोम, बी हो जाएगा हमारा कैंडेला, सी हो जाएगा हमारा फर्मी, डी हो जाएगा हमारा क्यूरी। तो क्या हो जाएगा हमारा डी ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या कहलाती है हमारी, क्यूरी, क्या कहलाती है, क्यूरी, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा। 49 में हमसे पूछा गया है, 49 में पूछा गया है, आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने, बी हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक ने, सी हो जाएगा बहलोल लोदी ने, डी हो जाएगा सिकंदर लोदी ने। तो क्या हो जाएगा हमारा, आगरा शहर की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, सिकंदर लोदी ने, ठीक है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, किसने की थी, सिकंदर लोदी ने। तो ऑप्शन बिल्कुल डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50 में हमसे पूछा गया, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक था। ए हो जाएगा हमारा सालुब नरसिंह, बी हो जाएगा हरिहर सेकंड, सी हो जाएगा हमारा कृष्णदेव राय, डी हो जाएगा हमारा राम राय, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विजयनगर साम्राज्य का सबसे महान शासक कौन था, कृष्णदेव राय, कौन था, कृष्णदेव राय। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए ऐसे ही रोज हमारे साथ जुड़ते रहिए, अपनी प्रैक्टिस करते रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। हम आपको रोज़ ही ऐसे क्वेश्चंस लाते रहेंगे, कराते रहेंगे, अपनी प्रैक्टिस को बढ़ाते रहेंगे और आपके गोल को अचीव करने में आपकी हेल्प करते रहेंगे। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।